हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जेईई सैंपल पेपर 4 के लास्ट 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21, 300 ग्राम ऑफ वाटर at 25 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू 100 ग्राम ऑफ आइस at 0 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पे है, नीचे में है वाटर और ऊपर से जो है सो आइस डाल दिया गया है। ये जो वाटर है इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस। वाटर कितना है? 300 ग्राम है और उसमें जो है सो आइस डाला, ये है 100 ग्राम और 0 डिग्री सेल्सियस पे। फाइनल टेम्परेचर कितना होगा इस मिक्सचर का? तो पहले मेथड हम इसको मैथ यूज करके बनाते हैं, जहां पर ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वहां क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि फाइनल टेम्परेचर जो है सो समवेयर इन बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। यहाँ पर आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और पानी का 25 डिग्री सेल्सियस। तो हम मान लेते हैं कि लेट टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इक्वल टू थीटा डिग्री सेल्सियस है। ये थीटा कहाँ होगा? इन बिटवीन होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस। इंक्लूडेड दिस, इंक्लूडेड 0 और 25, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं कि थीटा आता कितना है। तो एक है वाटर जो हायर टेम्परेचर पे है और एक है आइस जो लोअर टेम्परेचर पर है। तो जैसा कि आपको पता है, टेम्परेचर में यदि डिफरेंस होता है तो हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हीट फ्लो करता है। तो यहाँ पर वाटर हीट लूज करेगा क्योंकि यहाँ से फ्लो करके ये हायर टेम्परेचर पर है, इसलिए लो टेम्परेचर की ओर जाएगा। तो हीट लॉस्ट बाय वाटर, वही हीट जो है सो गेन करेगा आइस। अब वाटर कितना हीट लूज करेगा? इसका टेम्परेचर भी 25 है, जाना है से थीटा तक। तो जो हीट गेन करता है या लूज करता है उसके लिए फॉर्मूला है एम एस थीटा। यहाँ पर एम है उसका मास, एस है स्पेसिफिक हीट। यही स्पेसिफिक हीट है, मतलब कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से अपना टेम्परेचर को रेज करने के लिए या लोअर करने के लिए जितना हीट चाहिए या रिलीज करेगा। यदि टेम्परेचर रेज कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो इतना हीट उसे चाहिए। यदि टेम्परेचर घटा रहा है तो इतना हीट वो रिलीज करेगा। और यहाँ पर जो है सो थीटा कितना डिग्री से इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो ये टोटल हीट मिल जाएगा। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर हम लगाने वाले हैं। तो Q इक्वल टू एम एस थीटा, मास ये है वाटर का, S ये वाटर का, और थीटा तो अभी 25 है, वो बन गया थीटा। तो चेंज कितना आया? ये थीटा जो है सो थीटा 2 माइनस थीटा 1 होना चाहिए। चेंज हो गया इसका फाइनल टेम्परेचर 0 नहीं, फाइनल नहीं, ये लूज कर रहा है ना, लूज कर रहा है। तो अभी जो है 25 माइनस थीटा, तो इसका मास हुआ। इसका स्पेसिफिक हीट है कि फॉर ईच ग्राम और किलोग्राम, ईच यूनिट मास के लिए वो कितना हीट रिलीज करेगा जब टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। और यहाँ कितना कम हो रहा है? 25 माइनस थीटा। और यही हीट को लेके अब यहाँ पर आइस, अब आइस क्या करेगा? आइस को जब हीट मिलेगा तो सबसे पहले वो मेल्ट करेगा, और जब पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा उसके बाद में वो अपना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो यहाँ दो काम हो रहा है। एक है वाटर जो है सो आइस का, वो पहले इसको मेल्ट करेगा। ये है एल लेटेंट हीट। लेटेंट हीट है मतलब कि जब अपना स्टेट चेंज करता है, जैसे कि यहाँ पर आइस है, आइस से जब वाटर में जाता है तो 1 यूनिट मास को आइस से कन्वर्ट करके वाटर में जाने के लिए एट द सेम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर ही जो हीट का रिक्वायरमेंट होता है उसे एल कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कहते हैं। हम मान लेते हैं कि सब आइस जो है सो मेल्ट कर गया है, अब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा।
तो एम आइस, आइस अब भी लिख रहे हैं क्योंकि यही वाइस वाटर बना है, इसका एस, और टेम्परेचर इसका कितना बढ़ेगा। फाइनली जाना है थीटा, इसका भी है 0 डिग्री सेल्सियस, तो कितना चेंज कर गया, थीटा -0, इतना बढ़ गया। ये है उसका स्पेसिफिक हीट फॉर ईच ग्राम, जितना हीट उसे रिक्वायरमेंट है। ओके, अब सबका वैल्यू रख देते हैं। वाटर कितना है, वाटर है 300 ग्राम। यहाँ किलोग्राम में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये यूनिट सब जगह कट जाएगा, तीनों जगह मास है। आइस कितना है 100 ग्राम, ये भी ग्राम में है, और फिर इधर ये आइस जो वाटर बन गया तो वो भी 100 ग्राम है। तो तीनों जगह ग्राम है, हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक कैलकुलेशन भी बचाएगा ऐसे। एस, अब एस यहाँ दिया हुआ नहीं है। स्पेसिफिक हीट कितना है वाटर का, वाटर का स्पेसिफिक हीट होता है 1 कैलोरी, आने की 4.2 जूल, और इसका लेटेंट हीट कितना होता है और फ्यूजन या मेल्टिंग, वो होता है 80 कैलोरी। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो सो फिर कैलोरी में लिखेंगे। देखिए यूनिट हम एसआई यूनिट नहीं चल रहे हैं अपना सुविधा के लिए, ताकि कैलकुलेशन में कम करना पड़े। तो वाटर का है 1, और टेम्परेचर ये तो 25 माइनस थीटा है, तो रहने दीजिए। यहाँ पर इसका जो लेटेंट हीट है आइस का, वो है 80 कैलोरी। तो देखिए यहाँ पर ये है कैलोरी में, ये भी है कैलोरी में, और यहाँ भी कैलोरी में लिखेंगे ताकि तीनों जगह से फैक्टर आउट हो जाए। ये फिर वाटर ही बन गया इतना, थीटा -0, और ये कैलोरी हो गया। तो और हर जगह तो हो गया, सब कुछ वैल्यू रख दिया, मास रख दिया तीनों जगह, स्पेसिफिक हीट यहाँ रख दिए, यहाँ लेटेंट हीट रख दी, यहाँ स्पेसिफिक हीट रख दी, टेम्परेचर यहाँ है, यहाँ तो टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और थीटा का वैल्यू लाते हैं, कितना आता है। ये 100 हर जगह से चला गया, यहाँ बचा 3, ये 75 माइनस 3 थीटा, इधर है 80 प्लस थीटा, तो ये आ गया 4 थीटा इज इक्वल टू 75 माइनस 80, सो -5। तो थीटा कितना आया, -5/4, -1.25 डिग्री सेल्सियस। ये फाइनल हमारा वैल्यू है -1.25 डिग्री सेल्सियस। अब हम थोड़ा सा ऊपर जाकर देखते हैं, जब हमने शुरू किया था इसका कैलकुलेशन, तब हमने कहा था कि एज्यूम करते हैं कि थीटा जो है सो टेम्परेचर है मिक्सचर का, और यहाँ पर हमने कहा था थीटा मस्ट बी बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस, इंक्लूडेड दिस, राइट। लेकिन यहाँ पर ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और वाटर का 25 डिग्री सेल्सियस, इसके बीच में एज्यूम किया था कि कहीं बीच में होगा, लेकिन अब रेंज के बाहर है। अभी जो आया माइनस में आया, और -1.25, जब रेंज से बाहर हो गया तो नंबर का कोई मतलब नहीं है। अब रेंज से बाहर हो गया तो हम क्या करेंगे, रेंज से बाहर क्यों हो गया, हमने कोई गड़बड़ नहीं किया है यहाँ पर, लेकिन ये मैथ है, मैथ में को जो देना था उसने दे दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा फिजिक्स लगाना पड़ेगा। अब ये जो है सो आउट ऑफ रेंज है, तो आउट ऑफ रेंज किस साइड में है, 2 साइड में हो सकता है, लोअर साइड में है, टुवर्ड्स लोअर साइड है, लोअर साइड में है, तो लोअर साइड में लोअर टेम्परेचर, तो लोअर टेम्परेचर में क्या है, यहाँ पर है आइस है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा आइस मेल्ट नहीं हुआ। मैथ दिखा रहा है कि सब का सब वाटर जो यहाँ पर दिया था, वो वाटर ने सब हीट को अपना 25 से वो 0 पर आ गया, वो सब दे दिया, और भी दे दिया, वो वाटर में जाके इसको और दे रहा है। आइस को और चाहिए तो वो और दे रहा है, वो कैसे दे रहा है, वो वाटर बन के दे रहा है, ये खुद ही आइस है यहाँ पर। तो आउट ऑफ रेंज का ही मतलब हुआ कि कोएग्जिस्टेंस है, कोएग्जिस्टेंस है। और कैसा कोएग्जिस्टेंस है, लोअर साइड में है, तो लोअर साइड में आइस है, तो आइस और आइस के साथ में क्या कोएग्जिस्टेंस रहता है, वाटर, ये कोएग्जिस्टेंस है। और यहाँ पर जब कोएग्जिस्टेंस होता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं करता है। यहाँ पर आइस और वाटर का जो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है शुरू में, वो तब तक चेंज नहीं करेगा जब तक पूरा का पूरा आइस चेंज नहीं हो जाता वाटर में। एक बार पूरा का पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाए तब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो फाइनल टेम्परेचर यहाँ पर है, ये मीनिंग इसका कुछ नहीं है, 0 डिग्री सेल्सियस है।
ये नंबर केवल माइनस है, इंपॉर्टेंट है। माइनस ये बोल रहा है कि कोएग्जिस्टेंस है, और किस साइड कोएग्जिस्टेंस है? हाँ, तो लोअर साइड में। तो लोअर साइड में जो है आइस है, तो आइस प्लस वाटर का कोएग्जिस्टेंस है। यही आपका फाइनल टेम्परेचर है। अब यहाँ पर एक बार थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, और यहाँ पर मैंने बोला था इसको इंक्लूड करने के लिए। यहाँ पर इसलिए मैंने इंक्लूड करने के लिए बोला था कि ये 25 का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ 0 का मतलब है कि यदि ये टोटल का आइस टोटल का टोटल चेंज कन्वर्ट नहीं हुआ है वाटर में, तब हमें 0 रखना पड़ेगा। ये 25 का मतलब नहीं, यदि 100 से ज़्यादा रहता, मान लीजिए स्टीम रहता, तो उस साइड में आइस और स्टीम रहता, तब हम स्टीम साइड में देख सकते थे। यहाँ पर 25 का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से फाइनल टेम्परेचर में मिल गया 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि कोएग्जिस्टेंस है। ओके, तो ये तो मैथ था, हमने कुछ नहीं सोचा और फाइनली वैल्यू आ गया। उसके बाद में फिजिक्स लगाना शुरू किया। दूसरा तरीका है, शुरू से फिजिक्स लगा लेते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले ये करते हैं कि हम देखते हैं कि जो हायर टेम्परेचर पर है, यहाँ पर वाटर है, वाटर यदि अपना सारा का सारा हीट लूज कर दे, तो क्या ये आइस जो है, यहाँ पर जो आइस है, यदि ये सब का सब वाटर जो है सो 0 डिग्री सेल्सियस पर चला है, मैंने आप बर्फ बनने का 0 से सोचिए थोड़ा सा ज़्यादा है, मैंने बर्फ बनने वाला है, तब इसने जो हीट लूज किया उस सब को लेकर भी क्या ये सब का सब आइस जो है सो मेल्ट होकर वाटर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, ये चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम फिजिक्स लगा रहे हैं। हम शुरू से ही अवेयर हैं कि हम सतर्क हैं कि जानना चाह रहे हैं कि क्या सब का सब आइस मेल्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पहले यहाँ देख लेते हैं कि हीट लॉस्ट बाय वाटर इन प्रोसेस गोइंग फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, ये होता है ms थीटा। और वाटर था 300 ग्राम लिए, s है 1 कैलोरी पर ग्राम, और थीटा है 25 टू -0। तो ये कितना आया, ये ग्राम कट गया, कैलोरी में आया 7500 कैलोरी। यदि ये 300 ग्राम वाटर सब का सब अपना टेम्परेचर घटा के 0 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, तो 7500 कैलोरी ये वाटर लूज करेगा। तो ये एनर्जी जो है सो अवेलेबल है आइस को मेल्ट करने के लिए। अपन चेक करते हैं, हीट रिक्वायर्ड फॉर 100 ग्राम आइस है ना, 100 ग्राम आइस टू कन्वर्ट वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर, टेम्परेचर नहीं बढ़ना है, वो है सिंपली ml। जब स्टेट चेंज नहीं होता है, कोएग्जिस्टेंस में है, और स्टेट जब चेंज करने लगता है, जैसे आइस टू मेल्ट जा रहा है, तो कितना हीट उसे चाहिए, मास टाइम लेटेंट हीट। मास यहाँ 100 ग्राम है, 100 ग्राम, और लेटेंट हीट कितना है, इसका होता है 80 कैलोरी। इसे आपको याद रखना चाहिए, कैलोरी में इजी है याद रखना, इसी को आप कन्वर्ट कर सकते हो 4.2 जूल से। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, बहुत प्रिसाइज 4.18 जूल पर ग्राम। तो एज कट गया, कितना चाहिए, 8000 कैलोरी चाहिए। तो देखिए, यदि पानी ने अपना सब का सब अपना टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से घटकर एकदम 0 डिग्री सेल्सियस तक आ गया, तो वो केवल दे पाएगा 7500 कैलोरी ही। लेकिन इस आइस को, जो 100 ग्राम आइस है, वो पूरा का पूरा मेल्ट होने के लिए उसे 8000 चाहिए। 8000 अवेलेबल ही नहीं है, वो कहाँ से आएगा। रिजल्ट, इसका रिजल्ट हुआ कि सब का सब आइस मेल्ट नहीं होगा, नॉट ऑल आइस विल मेल्ट। सो कोएग्जिस्टेंस है, थोड़ा सा आइस भी अभी भी है। कोएग्जिस्टेंस ऑफ आइस प्लस वाटर है, और जब कोएग्जिस्टेंस में रहता है तो टेम्परेचर नहीं चेंज करता है, और इसलिए फाइनल टेम्परेचर जो है वो हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। यही हो गया आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन था कोएग्जिस्टेंस से हीट में। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राफ बिटवीन 1/u एंड 1/v फॉर ए थिन कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस है, अब उसका
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है वो यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर में इसको प्लॉट बना दिया। प्लॉट बना दिया मतलब कि हर एक पॉइंट पर आप इसको वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पर 1/u का वैल्यू क्या है, वहाँ पर 1/v का वैल्यू क्या है। जैसे इस जगह पर 1/v का वैल्यू 0 है, यहाँ पर b पर हम देखें, b पर कितना है -0.10, 0। ये है 1/u और ये है 1/u और 1/v। तो इस तरह से हर एक पॉइंट पे यहाँ पर भी देख सकते हो, या यहाँ पर क्या एक स्केल यहाँ यूज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कहाँ क्या है। तो यहाँ से आप जो है सो पता कर सकते हो कि 1/u का वैल्यू क्या है, 1/f का वैल्यू क्या है, 1/v का वैल्यू क्या है। और फिर हमें कन्वेक्स लेंस का जो है फोकल लेंथ मिल जाएगा। और फाइनली क्या निकालना है, एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। फोकल लेंथ इज प्लॉटेड एज शोन इन द फिगर। ये डिटरमिन करना है 1/f के लिए। तो 1/f के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे वैल्यू लेकर हम जो है 1/f निकालते हैं। यहाँ पर बहुत सारे डेटा पॉइंट है, सबके लिए 1/f का वैल्यू निकालेंगे और फाइनली एवरेज लेंगे। एक्सपेरिमेंट तो ऐसे ही करते हैं ना, एवरेज में लेना पड़ता है बहुत सारा, क्योंकि एक बार में पूरा सही होने का चांसेस नहीं रहता, जिसको स्टैटिस्टिकल एरर कहते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। आगे बढ़ते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सो लेंस का इस मटेरियल का बना हुआ है 1.5 है। एंड इट्स बोथ ऑफ द सरफेसेस हैव सेम रेडियस और कर्वेचर r। ये जो लेंस है इसका कर्वेचर जो है सो दोनों, ये भी r है, ये भी r है, सो इक्वी कन्वेक्स, इक्वी कन्वेक्स लेंस है। तो r का वैल्यू क्या होगा ये बताना है, ये क्वेश्चन है कि r का वैल्यू बताना है। तो f का निकाल लेंगे, लेंस में का फार्मूला में पता है, ये लेंस मेकर फार्मूला है, वो फार्मूला जो लेंस बनाने वाले लोग यूज करते हैं। 1/f इज इक्वल टू μ-1 1/r1 -1/r2। यहाँ पर ये दोनों ही r है। डायरेक्शन चेक कर ले। पहला वाला का डायरेक्शन राइट साइड में है पॉजिटिव, दूसरा वाला का लेफ्ट साइड में है निगेटिव। तो ये माइनस माइनस प्लस होके ऐड हो गया, ये हो गया 2/r। और म्यू का वैल्यू है 1.5 टाइम्स 2/r, तो होगा 0.5 टाइम्स 2 1/r। तो r भी हो गया f के बराबर। तो r निकालना है, f निकल जाएगा, वही r का वैल्यू है। तो इधर हम f निकालते हैं। तो f निकालने के लिए क्या करेंगे, लेंस का फार्मूला लगाएंगे। लेंस का फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u। और इस प्लॉट को देखकर 1/v 1/u जो है सो ले लेते हैं। तो हम कहीं भी ले सकते हैं, हम b पॉइंट ले सकते हैं, a पॉइंट ले सकते हैं, इधर कोई पॉइंट ले सकते हैं इधर। लेकिन ध्यान से देखना पड़ेगा कि इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या है, मतलब 1/u और 1/v का वैल्यू क्या है। तो हम कोई पॉइंट लेना है, हम a ले लेते हैं, b यहाँ से ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, a ले सकते हैं, b ले सकते हैं, जो भी मर्जी लेते हैं। a लेते हैं, ये प्लस में है, a पॉइंट को हम इसको कंसीडर करते हैं। तो a पॉइंट के लिए 1/u कितना है, 1/u जो है सो 0 है, और 1/v कितना है 0.10। इसको इसी में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 1/f आया, 1/v कितना है 0.10 माइनस 1/u कितना है, ये 0 है, तो ये कितना हो गया 10/100 मीन्स 1/10। ये सेंटीमीटर में है सर, क्योंकि डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो f जो है सो 10 सेंटीमीटर आ गया। इसको लेते तो भी 10 सेंटीमीटर आता है, कोई और पॉइंट लेते तो भी 10 सेंटीमीटर आता है। और नहीं तो यदि आप चाहते तो कहते कि स्ट्रेट लाइन है, हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखेंगे। तो लिखिए इक्वेशन y = mx + c, ये होता है इक्वेशन। y का मतलब 1/v, मास m स्लोप है, स्लोप कितना है ये 0.10, ये भी 0.10, इसका tan थीटा 1 है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस मैग्नीट्यूड सेम है, तो 1 हो गया स्लोप। x कितना लिखे, x जो है सो 1/u है। c जो है सो ये है इंटरसेप्ट इन y एक्सिस, जो कि यहाँ पर हमें दिख रहा है, ये इंटरसेप्ट है
0.10। तो 1/b, ये 1/u है, इसको इधर ले गए लेफ्ट में, ये आ गया 0.10 मतलब 1/10, और यही तो होता है 1/f, तो 1/10 आया, इसका मतलब है f = 10 आया। तो जैसे आपकी मर्जी है आप निकाल सकते हो, ये पॉइंट लेके इसमें सब्सटीट्यूट कर सकते हो लेंस फार्मूला में, लेंस के फार्मूला में यहाँ से कर सब्सटीट्यूट कर सकते हो, और नहीं तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हो। यहाँ से 1/b - 1/u = 1/10 मिलेगा, उसको वही तो 1/f है, और फाइनली f = 10 सेंटीमीटर हमें मिल गया हर जगह से। यहाँ से निकालें, चाहे और किसी भी तरीके से निकालें। तो इसलिए फाइनल जो आंसर है r वो भी 10 सेंटीमीटर है, ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23। An infinite ladder network of resistances is constructed with 1 ohm and 2 ohm resistances as shown in the figure। ये सारे 2 ओम करके हैं और जा रहे हैं इन्फिनिटी तक, और ये 1 ओम करके है। हम क्या निकालना क्या है ये पहले देख लेते हैं। 6 पर बैटरी भी जो लगाया गया है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है। व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी जो दोनों पॉइंट्स है इसके बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है। तो इनफाइनाइट लैडर जो है उसका इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस निकालने के लिए है कि हम एक लैडर अपने पास रखते हैं। तो एक लैडर हमारा कितना हुआ, ये हुआ, एक लैडर काट लेते हैं अपने लिए रख लेते हैं, उसके बाद बाकी सब जो छोड़ देते हैं। तो बाकी सब को देखिए, ये जो है ये तो वही चीज है ना जो शुरू में था, इसको केवल ध्यान से देखिए, इसको यदि भूल जाइए तो ये जो है यहाँ पर देखिए 1 ओम और उसके बाद 2 ओम इधर चल रहा है, 1 ओम इधर चल रहा है। तो कहने का मतलब यदि हम इसको हटा दें 2 कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है। समुद्र से 1 लोटा पानी निकाल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो वैसे ही इनफाइनाइट सीरीज है। एक ठो लेडर है यहाँ से, लेकिन सिमेट्रिक एकदम, जिस तरह से लेडर बना हुआ है, ये 2 ठो यहाँ से निकाल लें, यही 2 से बन रहा है, हर जगह ही 2 है। ऐसा नहीं कर सकते कि हम केवल 1 को निकालेंगे, तो ये अलग कहानी बन जाएगा। क्योंकि हमारे पास अभी देखिए बैटरी भूल जाइए, बैटरी भूलने के बाद में देखिए 1 2 ओम 1 2 ओम 1 2 ओम 1 2 ओम ऐसे करके रेजिस्टेंसेस है। तो एक 1 2 ओम रख लिया, बाकी सब जो है हम उसको कहते हैं कुछ नाम, यहाँ पर 1 ओम और 2 ओम ये हम रख लिए अपने से। और ये जो है सो यही यहाँ पर जो है इनफाइनाइट सीरीज है, ये दोनों पॉइंट के बीच में, ये पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट सीरीज है। तो मान लेते हैं इनफाइनाइट सीरीज का जो रेजिस्टेंस है वो R है। ये इनफाइनाइट जो सीरीज है उसके बदले हम लिख दिए R। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, ये दोनों पैरेलल में है, 2 ओम और R ये दोनों पैरेलल में है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं इधर तो भूल गए, फिर यहां भी एक रेजिस्टेंस है 1 ओम का, और 2 और R ये दोनों पैरेलल में है, तो ये दोनों का इक्विवेलेंट होगा 2 × R/2 + R, और ये 1 ओम है। ये पॉइंट है A और B, ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो तो A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। RAB जो है उसी को हम R बोल रहे हैं, और वहां से एक तो निकाल लिया, कोई फर्क नहीं पड़ गया, यहाँ और यहाँ के बीच में भी वही R है। तो ये पॉइंट हमारा A और B है। तो इसके लिए हम जो है सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं R, और ये R कितना हुआ, ये दोनों का सम हुआ 1 + 2R/2 + R। ये हुए दोनों के इक्विवेलेंट, जो कि इफेक्टिवली R ही है। R को हमने बोला है इस पूरे इनफाइनाइट जो लैडर है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसे 1 + 2R/2 + R कहिए या फिर इसे R कहिए, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना बड़ा ये ले लीजिए या उसमें एक और लेटर जोड़ दीजिए, तो भी उसका रेजिस्टेंस जो है R ही है। ओके, तो ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और उसमें एक तो लेटर हमने रख लिया था। ये तीनों का यदि हम सम निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो वो आता है R, और वो है वैल्यू यहाँ पर ये वाले
1 प्लस 2r बाय 2 प्लस r। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा, इसको सॉल्व करते हैं। ये 6 वोल्ट है ना, बाद में काम आएगा करंट निकालने के समय में। व्हाट इज द करंट, उस वक्त निकालने में काम आएगा। अभी इसको हम जो है सो r इज इक्वल टू कितना हो गया 2 प्लस r प्लस 2r और डिनोमिनेटर में 2 प्लस r, 2r प्लस r स्क्वायर 2 प्लस r प्लस 2r। ये तो चला गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया r स्क्वायर माइनस r माइनस 2 इक्वल टू 0। तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यही फॉर्मूला है। यहाँ b की जगह पर 1 है, माइनस बी की जगह 1 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac 8 4ac 8 बाई 2, तो 1 प्लस माइनस 3 बाई 2। ये दो वैल्यू देगा, एक देगा 1 प्लस 3 बाई 2 और एक देगा 1 माइनस 3 बाई 2। ये तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि निगेटिव है और रेजिस्टेंस निगेटिव नहीं होता, तो हमारा वैल्यू आया 2। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो मिल गया हमें 2 ओम। एक आंसर तो आ गया पहले वाले। ओके, अब दूसरा जो है क्वेश्चन, उसने क्या पूछा था कि व्हाट इज द करंट दैट पासेस थ्रू द 2 ओम रजिस्टर नियरेस्ट टू द बैटरी। ये बैटरी है, ये 1 ओम है और ये 2 ओम जो है नियरेस्ट है, इसमें कितना करंट पास करेगा। तो ये वाला सर्किट बना लेते हैं या यहीं पर देखते हैं। इसमें से I करंट जाएगा, इसमें से I1 करंट जाएगा, इसमें बचा हुआ करंट जाएगा I माइनस I1। अब देखिए दोनों पैरेलल में, हम इमीडिएटली निकाल सकते हैं कि I1 कितना होगा यदि हमें I पता है तो पहले I पता करते हैं। I जो है वो है 6 वोल्ट बाय R, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल का। इसके बीच में जो रेजिस्टेंस है वो इक्विवेलेंट है, वो R हम माने थे और जब भी निकाले हैं उसको 2 ओम आया है। ये 2 ओम आया, यहाँ पे बनाते हैं 6 वोल्ट बाय R, तो 2 ओम हो गया, सॉरी 2 एम्पियर हो गया। बैटरी से करंट निकल रहा है 2 एम्पियर। अब ये 2 एम्पियर जो है सो डिवाइड हो जाएगा इसमें और इसमें निकालना है। ये 2 ओम है और ये भी 2 ओम आया, तो आधा भी बढ़ जाएगा तो 1 एम्पियर हो जाएगा। ये करंट जो है सो 2 एम्पियर नहीं है, कहाँ हमने निकाला था इसे। ये R जो है सो 2 है तो 3 एम्पियर होगा ना। ये R जो है 6 है, R आया 2 तो हो गया 3 एम्पियर का करंट। और उसी को यहां बना लेते हैं एक बार फिर। ये 1 ओम, ये 2 ओम और ये है R जो कि आया 2 ओम। ये 2 ओम हमने रख लिया था अपने से, समुद्र से 1 लोटा पानी रख लिया था, यही है 1 ओम 2 ओम। और यहां से जो करंट आ रहा है वो 3 एम्पियर है। इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो हम इमीडिएटली बता सकते हैं। I1 कितना होगा, इसमें करंट चाहिए, इसको लिखते हैं 2 बाय, ये दोनों को ऐड कर देंगे 2 प्लस 2 टाइम्स ये जो करंट यहां से आ रहा है I, तो ये हो गया हाफ टाइम्स I। हम इतना कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं, जब ये दोनों करंट दोनों रेजिस्टेंस सेम है, ये भी 2 ओम है ये भी 2 ओम है, तो आधा भी बढ़ जाएगा, आधा इधर आधा उधर, तो 1.5 एम्पियर ये करंट हो गया। तो इस तरह से आपका 2 आंसर हो गया। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोला वो 2 ओम हो गया और जो करंट बोला वो 1.5 एम्पियर हो गया। करंट इन द नियरेस्ट 2 ओम रेजिस्टर इसमें। तो इस तरह से एक क्वेश्चन बन गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, 5 आइडेंटिकल capacitor plates, each of area A are arranged such that adjacent plates are at a distance d apart. The plates are connected to a source of electromotive force V. ये भी है, इससे कनेक्ट किया गया है as shown in the figure. The charge on plate 1 is how much and on plate 4 is how much. So plate 1 पर कितना चार्ज है, ये है plate 1, और प्लेट चार्ज 4 पर कितना चार्ज है टोटल, ये बताना है।
देखिए यहाँ पर जो है प्लेट 1 और 2 एक कैपेसिटर बनाया C1, 2 और 3 ये दूसरा कैपेसिटर बनाया, 3 4 ये तीसरा कैपेसिटर बनाया, C4 4 एंड 5 ये चौथा कैपेसिटर बनाया। 4 कैपेसिटर जो है सो पैरेलल में है। और ये सारे आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, आइडेंटिकल कैपेसिटर प्लेट्स हैं। डिस्टेंस भी सबका सेम है, d है। ये जो डिस्टेंस है हर जगह d है। तो उसका रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कितना होगा, एप्सिलॉन 0 a बाई डी, सबका सेम है। ओके, अब जो है सो अब इसको ध्यान से देखिए तो चारों पैरेलल में है। कैसे पैरेलल में है, तो देखिए ये पहला जो है, ये जो पहला कैपेसिटर है ये निगेटिव से कनेक्टेड है, और पहला दूसरा ये जो वायर है यदि ये निगेटिव से कनेक्टेड है तो पहला और दूसरा कैपेसिटर निगेटिव से कनेक्टेड है। जब ये कनेक्टेड है इसका मतलब तीसरा और चौथा भी निगेटिव से कनेक्टेड है। अब पॉजिटिव टर्मिनल से देखिए पहला दूसरा, यहां पर ये पहला कनेक्टेड है, पहला और ये C4 ये दोनों पॉजिटिव से कनेक्टेड है। और उसके बाद में ये जो प्लेट है 3 वो कनेक्टेड है पॉजिटिव से, मतलब ये C1 C2 और C3 ये भी पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो सब का सब पॉजिटिव से कनेक्टेड है और सब का सब निगेटिव से भी कनेक्टेड है। इसका मतलब है ये पैरेलल में है। इसको हम थोड़ा फिर से रीड्रॉ कर देते हैं, उससे इजी हो जाएगा देखना। और इधर से ये कोई बैटरी से कनेक्टेड है, इसका ये प्लस है, किसी को भी प्लस मान लेते हैं, इसको प्लस मान लिया, इसको माइनस मान लिया। और उसके बाद यहाँ से देख के यहाँ पर हम लिखते जाएंगे 1 2 3 से। ये 1 किस किस कनेक्टेड है, प्लेट 1 ये कनेक्टेड है, 1 एंड 5 ये दोनों ही कनेक्टेड है प्लस से। ये 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं। 1 कनेक्टेड है प्लस से, 2 कनेक्टेड है, ये 2 कनेक्टेड है माइनस से 2, फिर 2 कनेक्टेड है माइनस से, और ये 3 कनेक्टेड है प्लस से। 2 कनेक्टेड है माइनस से, 3 कनेक्टेड है प्लस से। उसके बाद में 4 कनेक्टेड है माइनस से और 5 कनेक्टेड है प्लस से। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 3 1 2 2 3 हो गया, अब 3 4 देखना होगा। तो 3 कनेक्टेड है माइनस प्लस से, 3 कनेक्टेड है प्लस से और 4 कनेक्टेड है माइनस से। ठीक है, 3 4 हो गया। अब 4 कनेक्टेड है प्लस से और 5 कनेक्टेड है माइनस से, नहीं उल्टा, 4 कनेक्टेड है माइनस से, 4 कनेक्टेड है माइनस से, 5 कनेक्टेड है प्लस से। ये हो गया C1 C2 C3 C4 जो यहाँ पर दिखाएं उस तरह से। और वोल्टेज जो है सो वोल्टेज एक्रॉस सब कैपेसिटर सेम होगा क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आप देखिए हमें जो पूछा गया है कि प्लेट 1 और 4 पर कितना चार्ज है, तो प्लेट 1 कहाँ है, प्लेट 1 जस्ट यहाँ है और कहीं है नहीं, प्लेट 4 ये 2 जगह है। तो ये इस पर कितना चार्ज है Q1, तो उस पर चार्ज हुआ CV, कैपेसिटेंस सबका सेम है और वो कितना है वैल्यू, एप्सिलॉन 0 A बाय डी। अब वोल्टेज भी है, तो ये प्लेट 1 पर है और कहीं है 1 पर तो और नहीं कहीं है। तो ये एक आंसर हो गया। और प्लेट 4 पर देखते हैं, तो प्लेट 4 पर कितना चार्ज है, ये देखिए ये निगेटिव चार्ज है ना, इस पर निगेटिव चार्ज होगा क्योंकि प्लस कनेक्टेड है 3 के साथ, तो 4 पर निगेटिव चार्ज है माइनस, ये C3 प्लस C और वोल्टेज भी यहां पर और यहां पर, यहां भी उतना ही चार्ज है माइनस C भी, ये C3 भी है, ये C4 भी है और C3 C4 दोनों सेम है, तो माइनस CV माइनस CV माइनस 2 CV माइनस 2 एप्सिलॉन 0 A भी बाई डी। ये हो गया Q4 4 पर कनेक्टेड है। तो ऐसे किसी भी प्लेट पर निकाल सकते हैं।
तो ये आंसर हो गया 4 के लिए। 4 प्लेट पे कितना चार्ज है और ये 1 प्लेट पे कितना चार्ज है, ये निकाल लिया। तो इस क्वेश्चन में ये देखना था कि ये चारों जो है सो पैरेलल है प्लेट कैपेसिटर से, इस तरह से कनेक्टेड है कि चारों पैरेलल है। अब कौन सा प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, कौन सा निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, वो लिखना होगा। हमने ढंग से सजा के यहाँ पर ऐसे लिख लिया। और 1 को मैंने देखा कि 1 पॉजिटिव से कनेक्टेड है, 1 को पॉजिटिव से कर दिया। पहले C1 को देख रहे हैं, तो C1 के पास 2 प्लेट है, 1 2, और 2 निगेटिव से कनेक्टेड है। C2 में देखने गए, C2 कहाँ है, ये C2 है, उसमें 2 और 3 प्लेट नंबर प्लेट है, तो 2 नंबर प्लेट जो है सो निगेटिव से और 3 नंबर पॉजिटिव से, 3 पॉजिटिव से 2 नेगेटिव से। ऐसे करके इसे सबमिट कर लिख लिए। और उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर करते हैं कि प्लेट 1 जो है सो प्लेट 1 यहाँ अकेला है, कहीं और नहीं है। इस पर कितना चार्ज है, इस पर जो चार्ज होता है कैपेसिटर पर Q टू C भी, तो C हमें पता है एप्सिलॉन 0A/T, और भी वोल्टेज भी पता है। तो इतना चार्ज है इस पर 4 पर, 4 दो जगह है और दोनों ही माइनस है। तो यहाँ पर जो चार्ज है एक्जैक्टली सेम, लेकिन माइनस में, यहाँ पर भी माइनस में, तो उसका डबल हो गया। तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। वो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द कोर्सिविटी of a small magnet where the ferromagnet gets demagnetized is 3 times 10⁻³ ampere per meter. The current required to be passed into a solenoid of length 10 centimeter and number of turns 100. लेंथ जो है सो 10 सेंटीमीटर है और नंबर ऑफ टर्न्स जो है उसको कैपिटल एन कहते हैं, 100 टर्न्स है। सो दैट द मैग्नेट गेट्स डीमैग्नेटाइज्ड when inside the solenoid is how many current, solenoid में कितना करंट बहाना चाहिए, ये है solenoid, राइट। और ये जो मैग्नेट है इसके अंदर में हम रख देंगे। इस मैग्नेट को हम रख देंगे तो ये मैग्नेट क्या करेगा, इसका यदि प्रॉपर डायरेक्शन दे तो इसका जो मैग्नेटाइजेशन है उसको खत्म कर देगा। और इसका कोर्सिविटी कितना है, कोर्सिविटी कहते हैं किसको है। आप जो है सो IH प्लॉट बनाइए, ये मैग्नेटाइजेशन है I और ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है H, ये B = μ0 H + I। ओके, तो इसको यदि हम प्लॉट बनाते हैं तो कैसे दिखता है, पहले देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी इसमें कोई भी मैग्नेटाइजेशन नहीं है, ये पहले ऐसे ऊपर जाता है और फिर यदि इसको हम घटाएं, यहाँ पर मैक्सिमम तक चला जाता है, इसको घटाने लगे तो ये इधर आता है और फिर यहाँ से जाएंगे तो इधर से निकल के कुछ थोड़ा सा और इधर से जाता है। खैर, और सिमेट्रिक होना चाहिए दोनों साइड में। तो O से हमने स्टार्ट किया, A पर यहाँ पर आया, B इधर गया, ये C पॉइंट हुआ, ये D पॉइंट हुआ, ये E पॉइंट हुआ, तो ये डायरेक्शन इसका इधर गए, मैग्नेटिक फील्ड कम किए फिर ज़्यादा किए, ऐसे करके बढ़ जाता है। ये जो OD है यही है कोर्सिविटी। कोर्सिविटी मतलब क्या, लिटरल मीनिंग क्या है कोर्सिव, ये कोर्सिव का लिटरल मीनिंग है जबरदस्ती कोई काम कराना। तो ये OD जो है इतना फील्ड यदि लगा देगा तो इसका जो मैग्नेटाइजेशन है वो 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यदि इस मैग्नेटिक फील्ड को हटा लेते हैं, जो फील्ड इंटेंसिटी है इसको हटा लेते हैं, फिर भी इतना इसके पास में मैग्नेटाइजेशन है, मैंने मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। लेकिन अब बोल रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, इधर निगेटिव में, यही फील्ड हम ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, इतना बड़ा OD कितना बड़ा, और वही दिया है यहाँ पर। कोर्सिविटी ऑफ ए स्मॉल मैग्नेट वेयर द फेरोमैग्नेट गेट्स डीमैग्नेटाइज्ड, ये जितना है। तो ये वैल्यू जो OD का है वो दिया हुआ है 3 × 10⁻³ एम्पियर पर मीटर। इतना बड़ा इसका जो मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में देंगे तो इसका मैग्नेटाइजेशन खत्म हो जाता है। और वो कैसे देंगे, सोलेनॉइड के अंदर में रहता है। सोलेनॉइड जो है सो यहाँ पर वो जनरेट करता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कितना जनरेट करता है, वो B/μ0 जनरेट करता है। और इसका वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर मुझे चाहिए कितना, 3 × 10⁻³ और B कितना होता है, एक मैग्नेट सोलेनॉइड में जो है B का वैल्यू होता है μ0 n I करंट है, μ0 स्पेस का परमिबिलिटी है और n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। मतलब कि n जो है नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पर, लेकिन पर यूनिट लेंथ ये 100 है, लेंथ है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं
इतना आ गया, एक जीरो चला गया तो 10 की पावर 1000, 1000 आ गया। तो वही सबका वैल्यू यहाँ लिखेंगे, बी के जगह लिखे म्यू जीरो एन आई, और ये म्यू जीरो है यहाँ पर। ये फार्मूला से आया सोलेनोइड का फार्मूला से। तो कितना बच गया है एन आई, और एन की वैल्यू अभी भी निकाले 1000, आई हमें पता करना है। ये 1000 चला गया, आई कितना आया 3 एम्पियर, यही आंसर है। तो इस स्थिति हम सोलेनोइड में 3 एम्पियर का करंट भेजते हैं और डायरेक्शन ढंग से रखते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक जो फील्ड है, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड जो है अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, जिधर उसका मैग्नेटाइजेशन उसका उल्टा डायरेक्शन में होना चाहिए, तब इसका सारा का सारा मैग्नेटाइजेशन खत्म हो जाएगा। क्योंकि बता दिया इस जो मैग्नेट है उसका कितना कोर्सिविटी है, कितना चाहिए उसे मैग्नेटिक फील्ड उसका मैग्नेटाइजेशन हटाने के लिए। और ये सोलेनोइड क्या करता है, वो तो फील्ड ही क्रिएट करता है। तो कितना क्रिएट करता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो म्यू जीरो एन आई है, तो बी एच कितना हुआ, उसको बी नॉट से डिवाइड करते हैं तो एन आई हुआ, और एन का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, एन जो है कैपिटल एन बाई एल होता है। ऐसा यूनिट पे कन्वर्ट करके निकाल लिया और आई इज टू 3 एम्पियर आया। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर फिर एक इंडक्टर है। द नेटवर्क शोन इन द फिगर इज पार्ट ऑफ ए कंप्लीट सर्किट। सो जस्ट एक पार्ट है कंप्लीट सर्किट का। सर्टेन इंस्टेंट ऑफ द सर्टेन इंस्टेंट में कोई पर्टिकुलर टाइम में t इक्वल टू टी पर करंट जो है सो 5 एम्पियर है। इसमें जो करंट बह रहा है वो 5 एम्पियर है एंड इज डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ, एक करंट जो है वो डिक्रीज भी कर रहा है। डिक्रीज कर रहा है कितना से 10 की पावर 3 एम्पियर पर सेकेंड। तो वी बी माइनस वी ए का वैल्यू बताना है, वी बी माइनस वी ए। अब यदि करंट डिक्रीज कर रहा है इंक्रीज कर रहा है तो यहां पर जो है क्या होगा, एक बैटरी बनेगा। ये जो इंडक्टर है वो फील्ड वो क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट करेगा इंडक्टर, और उसका वैल्यू कितना होगा। तो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहां पर जो जनरेट होता है उसका वैल्यू कितना होता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन एन इंडक्टर, वो होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। एल इसका सेल्फ कंडक्टेंस है और जो चेंज होता है, ये माइनस ए कह रहा है कि लेंस लॉ कह रहा है, ये माइनस वो कह रहा है कि यदि डी आई बाई डी टी घटेगा तो हम करंट को बढ़ाएंगे, और यदि ये डी आई बाई डी टी बढ़ेगा तो हम करंट को घटाएंगे। यदि ये बढ़ेगा तो हम घटाएंगे और घटेगा तो हम बढ़ाएंगे। जिस वजह से इसका क्रिएशन हो रहा है यहाँ पर एप्सिलॉन इलेक्ट्रोमोटिव इंड्यूस हो रहा है, वो उसी को खत्म करना चाहता है। और ये सही है, जब ये खत्म नहीं करना चाहेगा तो क्या होगा पता है, एक बार आप स्टार्ट कर दीजिए वो मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ाएगा, वो बढ़ा हुआ मैग्नेटिक फील्ड से और इसमें करंट बढ़ेगा और ये इसको और बढ़ाएगा। सो ये एक ऐसा लूप बन जाएगा, मतलब कि लगातार बढ़ते जाएगा, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ये जो लेंस लॉ है बहुत अच्छा लॉ है कि जब इसमें हमें इंड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो वो जो है सो इसको अपोज करता है। जो अपोज नहीं करता तो एक बैटरी यहाँ है, एक अपने आप बन गया, खाली करंट थोड़ा सा चेंज करके छोड़ दीजिए, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया तो इसमें फिर फीडबैक हो गया, पॉजिटिव फीडबैक और बढ़ गया, उसके बाद फिर अपने से आके फिर बढ़ गया, बढ़ते बढ़ते ये बहुत बड़ी इन्फिनिटी जो है सो बैटरी यहाँ अपने आप हो जाएगा, तो अपने आप बैटरी बन जाएगा, खाली स्टार्ट करने का देरी है। वो दुनिया तो बड़ा गजब होता है। एनीवे, तो चलते हैं यहाँ पर माइनस एल का वैल्यू दिया हुआ है, हाँ 5 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर। डी आई बाई डी टी ये है माइनस 10 की पावर 33, ये 10 की पावर 3 ये मिली है तो 10 की पावर माइनस 3, ये दोनों कट के 1 आ गया, माइनस टाइम माइनस प्लस 5 है। इसका मतलब है करंट को ये बढ़ाएगा, तो इस तरह से एक बैटरी यहाँ बन गया, ये प्लस इधर माइनस इधर, तब तो करंट बढ़ेगा ना, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। यदि इसका हम पोलरिटी रिवर्स कर देते तो करंट घटाने लगता, वो घटा नहीं रहा, बढ़ाएगा, क्योंकि ये घट रहा है ऑलरेडी, तो बढ़ाना ही है उसको लेंस लॉ के मुताबिक। तो अब जो है सो हमें पता चल गया है कि
करंट पता हो गया है, यहाँ पर कितना बड़ा बैटरी बना है, वो कितना है, 5 वोल्ट है। इंडक्टर के अगेंस्ट में जो वोल्टेज है 5 वोल्ट का है। तो अब हम जो है VB माइनस VA निकाल सकते हैं। VB माइनस VA यहाँ से जाना है। देखिए यहाँ से यहाँ गए तो कितना ड्रॉप किया है, ये हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो 5 माइनस 0, यहाँ पर 15 माइनस 0, हायर टू लोअर जा रहे हैं तो प्लस मिलेगा, और यहाँ पर करंट का ऑपोजिट जा रहे हैं तो यहाँ करना पड़ेगा माइनस IR, करंट का ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये हो गया 5 और 15 20, माइनस I कितना है 5 एम्पियर, और R कितना है 1, 20 में से 5 किया तो 15 वोल्ट। ये VB माइनस V है, ये आपका आंसर है। तो इसमें क्या करना था, इसमें जस्ट लेंस लॉ लगाना था, जो फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ये वहीं से आता है। तो किसी भी इंडक्टर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस्ड होता है वो होता है माइनस LdI/dt, माइनस लेंस लॉ है। यहाँ से मैंने देखा 5 वोल्ट आ गया, तो 5 वोल्ट आ गया तो बैटरी लगा दिया 5 वोल्ट। अब डायरेक्शन में यदि कंफ्यूजन है तब ये सोच लीजिए कि ये जो है डायरेक्शन, ये इंडक्टर जो है सो जिसकी वजह से इसका जन्म हो रहा है वो उसी को विरोध करता है। तो इसका जन्म हो रहा है क्योंकि ये घट रहा था, करंट घट रहा है, तो उसको बढ़ाने का कोशिश करेगा। तो बढ़ाने के लिए क्या करेगा, जिस डायरेक्शन में करंट बह रहा है उसी डायरेक्शन में वो अपना बैटरी इस तरह से सेट करेगा कि करंट उसी डायरेक्शन में बहे। यदि इस तरह से बैटरी रहेगा तभी करंट राइट में बहेगा, राइट। और उसके बाद में हम वोल्टेज यहाँ से जो ड्रॉप है B और A के बीच में वो निकाल दिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If the de Broglie wavelength of an electron is equal to 10 to the power minus 3 times the wavelength of a photon of frequency 6 times 10 to the power 14 hertz, then the speed of electron is how much in meter per second? Speed of light जो 3 times 10 to the power 8 meter per second, और Planck's constant दिया हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या बोला कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन जो है सो पार्टिकल भी है, वेव भी है। तो यदि ये वेव है तो उसका एक वेवलेंथ है, अब वेवलेंथ जो है सो डी ब्रोगली वेवलेंथ के मुताबिक दिया जाता है। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, h/p, p मोमेंटम है, और ये कितना है, ये बराबर है ये फोटोन का जो वेवलेंथ है, ये फोटोन का जो वेवलेंथ है, इधर इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ये दोनों बराबर है, ठीक है। यहां पर जो इसका फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, ये जो है फ्रीक्वेंसी दिया है इतना फोटोन का, तो इसको कैसे फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करें, c/λ, c/ν, c मैंने वेलोसिटी इसका टू न्यू लैम्डा होता है, तो लैम्डा इसका टू c/ν कर दिए, ये फोटोन है। और इधर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना है, p मतलब मोमेंटम, हाफ mv², नहीं हाफ mv² क्यों कर रहे हैं, मोमेंटम है मास टाइम वेलोसिटी, ये हो गया h बाय मास टाइम वेलोसिटी। अब वेलोसिटी पूछ रहा है मीटर पर सेकंड में, वेलोसिटी क्या हुआ, मास दे दिया है, तो यहां से निकाल सकते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी आया h बाय m ये न्यू बाय c, यही है वेलोसिटी। वेलोसिटी इधर गए न्यू बाय c, h न्यू बाय c मास। तो सबका वैल्यू रखते हैं, h का वैल्यू है 6.63 टाइम्स 10 टू पावर 34 माइनस 34, न्यू का वैल्यू है 10 टू पावर 14, 6 टाइम्स यहाँ पर दिया है, और ये मास दिया है 9.1 टाइम्स 10 टू पावर माइनस 31 kg, और c का वैल्यू दिया 3 टाइम्स 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसको इवेल्युएट करेंगे तो हमें इसका वेलोसिटी मिल जाएगा। तो पहले ये देखें, ये 10 टू पावर माइनस 31 नीचे में है, ऊपर में माइनस 34 है, कट के बचा 10 माइनस 3 और यहाँ पर 14, तो 10 टू पावर 3 और 14, लेकिन रुक जाइए इधर, ये देख लीजिए 8 6, यहाँ से 6 बचा हुआ, दोनों कट के 6, और इधर माइनस 3, सो 3, और बाकी जो है नंबर से 6.63
टाइम्स 6 बाय 9.1 टाइम्स 3 और कुछ है क्या? ये तो 2 बार में चला गया। ये कितना हो गया? 13.26 बाय 9.1 टाइम्स 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में थोड़ा सा भूल गया यहाँ पर कि उसने ये दोनों बराबर नहीं है। वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वेवलेंथ बराबर नहीं है, हमने बराबर कर दिया। उसने कहा था कि ये वेवलेंथ जो है सो 10⁻³ टाइम्स है वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन का, ये 10⁻³ टाइम्स है, ये हम भूल गए प्रोटॉन का। तो यहाँ पर जो है सो 10⁻³ रहेगा, सी के साथ में 10⁻³ रहेगा। तो ये सी के साथ है 10⁻³ नीचे है, ऊपर में जाकर 10⁻³ हो गया, 10⁻³ हो गया, 10⁻³ हो गया। और इसको यदि हम डिवाइड करते हैं तो 9 4 13 1.5 होगा लगभग 1.45 टाइम्स 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। यही आपका आंसर होगा। एनीवे ये है आपका आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो है सो जेनर डायोड से इस द फिगर रिप्रेजेंट्स ए वोल्टेज रेगुलेटर। जेनर डायोड का काम ही वोल्टेज को रेगुलेट करना। एक इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, यदि उस ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा इस पर आएगा, वो भी रिवर्स बायस में, तब जो है सो ये हमेशा उतना ही वोल्टेज को पास होने देता है जो इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है, और बाकी जितना भी करंट आता है वो सब ये अपने आप पी जाता है। भगवान शिव हो गया, सारा जहर पी जाएगा। तो जो भी एक्स्ट्रा करंट आएगा इधर से पी जाएगा और इससे उतना ही करंट जाने देगा ताकि वो ब्रेकडाउन वोल्टेज मेंटेन कर सके। तो इस तरह से एक वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है। जितना वोल्टेज चाहिए उतना वोल्टेज ब्रेकडाउन का एक जेनर डायोड लगा दीजिए, वोल्टेज बिल्कुल उतना ही रहेगा, ना एक जरा भी ना आगे ना पीछे होगा। ओके, सो द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जेनर डायोड इज 6 वोल्ट। 6 वोल्ट है। तो इसके बीच में 6 वोल्ट जो है सो, या फिर इसके बीच में कहिए, यहाँ तो कोई तार है नहीं, ये जो है सो 6 वोल्ट हमेशा रहेगा। और यदि से बहुत ज़्यादा करंट यहाँ से वोल्टेज दे दिए, ज़्यादा दे दिए, तो क्या करेगा, ज़्यादा करंट जाएगा, और ज़्यादा करंट जाएगा तो जो भी ज़्यादा करंट है इधर से निकल जाएगा, इधर से उतना ही जाएगा कि ये 6 वोल्टेज जाए। आगे द लोड रेजिस्टेंस इज 4 किलो ओम। ये लोड रेजिस्टेंस है 4 किलो ओम है इतना। द सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज RI। ये सीरीज रेजिस्टेंस है यहाँ पर, वो है 1 किलो ओम। द बैटरी वोल्टेज VB वैरीज फ्रॉम 8 वोल्ट टू 16 वोल्ट। ये 8 टू 16 वोल्ट जाता है, मिनिमम 8 वोल्ट, मैक्सिमम 16 वोल्ट। व्हाट आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम, दोनों पूछ रहा है, वैल्यूज ऑफ द करंट थ्रू जेनर डायोड। मिनिमम कितना जाएगा और मैक्सिमम कितना जाएगा करंट जेनर डायोड से। मिनिमम कब जाएगा, जब 8 वोल्ट लगाएंगे। मैक्सिमम कब जाएगा, जब 16 वोल्ट लगाएंगे। तो दोनों ही केसेस को एक एक करके देख लेते हैं। केस 1 IZ मिनिमम के लिए, ये जो वोल्टेज है VB वो होगा 8 वोल्ट। और इधर जो है केस 2 देखेंगे, IZ मैक्सिमम के लिए VB कितना होगा, 16 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर कितना करंट जा रहा है वो देखना होगा। देखिए 8 वोल्ट है यहाँ पर, 6 वोल्ट यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर कितना रहेगा, 2 वोल्ट। जब 8 वोल्ट यहाँ से जा रहा है, 6 वोल्ट तो इसको चाहिए, 6 वोल्ट का रेगुलेट करना है हमें, हम आउटपुट चाहिए 6 वोल्ट, तो 2 वोल्ट इधर मिलेगा। तो इसके बीच में जो करंट यहाँ से जा रहा है वो कितना है, इसका नाम है करंट का कुछ I जस्ट I बोलते हैं यहाँ पर, करंट को I या I1 बोलेंगे, यहाँ पर I2 बोलेंगे। तो I1 जो करंट है वो कितना होगा, यहाँ वोल्टेज है 2 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है RI 1 टाइम्स 10⁻³ कितना एम्पियर का करंट, इसका मतलब है 2 मिली एम्पियर। 2 मिली एम्पियर का करंट जो है सो यहाँ से जा रहा है, यहाँ से, और
यहाँ से कितना करंट जा रहा है, I2, वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट, और RL कितना है, RL है 4 किलो ओम, 4 किलो ओम कितना आया 1.5 मिली एम्पियर। तो यहाँ से 2 मिली एम्पियर और इधर जा रहा है I2 1.5 मिली एम्पियर, तो जो बच गया वो जा रहा है इधर से I1 माइनस I2। यही है IZ मीन। IZ मीन ये पूरा करंट जा रहा है बैटरी से और उसमें से इतना करंट जो है लोड होके जा रहा है लोड की तरफ, जो बच गया सो जेनर डायोड्स की ओर से जा रहा है। ये 2 में से 1.5 एम्पियर उधर जा रहा है मिली एम्पियर, तो 0.5 मिली एम्पियर, ये IZ मीन। ओके, मैक्सिमम एग्जैक्टली सेम करेंगे। अब आपकी जो है केवल अंतर इतना है कि अब यहाँ पर 8 वोल्ट है, तो जब यहाँ पर 8 वोल्ट 16 वोल्ट है और यहाँ पर 6 वोल्ट रहेगा ही, तो बचा कितना 10 वोल्ट। तो यहाँ 2 वोल्ट अब नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा 10 वोल्ट। 10 वोल्ट यहाँ है तो करंट I1 कितना हुआ, इसका मतलब है वोल्टेज अक्रॉस RI इक्वल टू 10 वोल्ट। तो I1 हो गया 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय RI, 10 बाय 10⁻³ मतलब 10 मिली एम्पियर। I2 में कोई चेंज नहीं आएगा, I2 6 वोल्ट तब भी है, अब भी 6 वोल्ट है, तो करंट में भी चेंज नहीं आएगा। करंट इसमें जो जा रहा था वही कितना था I2 1.5 एम्पियर, अब भी 1.5 एम्पियर मिली एम्पियर। तो IZ कितना हो जाएगा, ये मैक्सिमम है। अब I1 माइनस I2, I1 कितना है 10 मिली एम्पियर और उसमें से 1.5 इधर गया मिली एम्पियर, तो ये 8.5 मिली एम्पियर इतना करंट इससे जा रहा है। तो मिनिमम 0.5 मिली एम्पियर और मैक्सिमम 8.5 मिली एम्पियर। यदि ये ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है 8 to 16 वोल्ट है, सो 8 और 16 वोल्ट का हम इसको दे रहे हैं यहाँ से, और ये हमेशा सप्लाई कर देगा 6 वोल्ट का। तो उस केस में मिनिमम करंट यहाँ से 0.5 एम्पियर मिली एम्पियर और मैक्सिमम 8.5 मिली एम्पियर जा रहा है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ए फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इंसिडेंट on a metal is changed from 300 nanometer to 400 nanometer। वेवलेंथ बढ़ गया, एनर्जी घट गया। द डिक्रीज इन द स्टॉपिंग पोटेंशियल, ऑफ कोर्स डिक्रीज होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल में। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब है वो पोटेंशियल ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा देना है, सो दैट इलेक्ट्रॉन जिस मोशन से आ रहा है वो आके रुक जाए। इज क्लोज टू कितना वोल्ट, Hc/Ce जो है सो 1240 नैनोमीटर वोल्ट। इसको कहते हैं λ1 300 नैनोमीटर, λ2 ये 400 नैनोमीटर। तो जो इक्वेशन है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ये इंसिडेंट एनर्जी है, वर्क फंक्शन है, जो बच गया सो ये देगा, क्या देगा काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है सो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं eV1। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसका एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यदि इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल V1 है तो एनर्जी हो गया eV1 जूल में। यहाँ पे E का वैल्यू यदि 1.6 टाइम्स 10⁻⁹ लिख देंगे तो जूल में आएगा। Hc/λ2 λ1 था, हाई तो चेंज नहीं करेगा। अब की स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ और है, तो पूछा कि डिक्रीज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, ये ज़्यादा है ये कम है, तो हम 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर V1 माइनस V2 निकल जाएगा। तो ये V1 माइनस V2, यही V1 माइनस V2 पूछा है। इधर हो गया Hc/λ1 माइनस Hc/λ2।
तो V1 माइनस V2, HC कॉमन है, ये भी बाहर कर लिए, 1 बाय लैम्डा 1 माइनस 1 बाय लैम्डा 2। HC बाई E का वैल्यू दिया हुआ है 1240 वोल्ट, 1240 नैनोमीटर वोल्ट। तो इसको हम नैनोमीटर में लिख दें तो नैनोमीटर कट जाएगा और वोल्ट मिल जाएगा। ये कितना है, लैम्डा 1 पहला वाला 300 नैनोमीटर, दूसरा वाला 400 नैनोमीटर, यहाँ नैनोमीटर लिख रहे हैं, दोनों के बदले एक जगह। तो मुझे यूनिट आ गया वोल्ट में, 1240 इधर कितना हो गया, 100 कॉमन कर लिए, 1/12, तो ये आ गया 12.40/12, मतलब 1.03। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये द एटम फर्मियम, ये एटम जो एफएम है 100 इसका एटॉमिक नंबर है, इसको फर्मियम कहते हैं। ये ऑफ कोर्स रेडियो एक्टिव है, क्योंकि लेड के बाद में जो भी एटम्स आते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। 257 इसका मास नंबर है। फॉलोज द बोर्स मॉडल, ये बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन मान लीजिए कि यदि इसको बोर्स का मॉडल फॉलो करता है। एंड द रेडियस ऑफ द लास्ट ऑर्बिट ऑफ दिस फर्मियम इज n टाइम्स द बोर्स रेडियस। बोर का रेडियस किसको कहते हैं, वो हाइड्रोजन के लिए। ये हाइड्रोजन जो एटम है उसमें जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होता है उसको A0 से डिनोट करते हैं, और वो होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो ये फर्स्ट बोर ऑर्बिट है। जैसे Rn जो होता है n²/z A0, ये फर्स्ट जो है हाइड्रोजन एटम के लिए A0, यही है बोर्स रेडियस। हाइड्रोजन एटम में जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का रेडियस है वही है बोर्स रेडियस, तो उसका n टाइम्स है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, यहाँ पर हमने लिख दिया, आप चाहो तो निकाल कर देख सकते हो कि यहाँ पे n के साथ कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसको m कहते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो n टाइम दिया है, EN और EAN दोनों मिक्सअप हो जाएगा। तो जो Rm है उसका मतलब ये यहाँ पर m=1 हुआ, नेक्स्ट m=2 हुआ, ये ऑर्बिट नंबर वो होता है m²/z, z उसका एटॉमिक नंबर है, और ये है बोर का रेडियस ग्राउंड स्टेट में। क्वेश्चन में बोला है कि ये जो वैल्यू है वो कितना है, n टाइम्स है बोर रेडियस का, n टाइम्स है बोर का रेडियस का। तो ये n कितना है, यहाँ पर m कितना है, m²/z A0। अब m पता करना पड़ेगा। If the atom 100-257 follows the Bose model and the radius of the last orbit, लास्ट ऑर्बिट नंबर क्या है, m जो है यहाँ पर लास्ट ऑर्बिट है, लास्ट ऑर्बिट ऑफ फर्मियम। तो अब ये पता करना पड़ेगा कि लास्ट ऑर्बिट ऑफ फर्मियम का नंबर कितना है, 5 है, 7 है, 10 है, 20 है, जो भी है उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो n का वैल्यू अपने आप आ जाएगा। ये n तो कट गया, इसको बाद में थोड़ा सा लिखेंगे इक्वेशन नंबर। तो n का वैल्यू है सो m²/z है, केवल z यहाँ पर जो है सो अब फिर लिख ही लेते हैं। z जो है सो एटॉमिक नंबर है 100, m²/100। केवल m मुझे पता करना है कि लास्ट ऑर्बिट क्या है फर्मियम में। अब देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम है। अभी यदि हम देखें कि फर्मियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो वो अब चलता है, अभी जो हम लोग जानते हैं 2, 8, 18, 32, 30, 82, ये सभी कैसे लिख रहा हूँ। यदि SPDF में आप लिखोगे तो ये रेडॉन तक जाता है, और रेडॉन के बाद में 5F12 SPDF में आप लिखो तो
अबाव प्रिंसिपल यूज करके, तो ये ऐसे आता है। और इस तरह से यदि देखें तो यहाँ पर कितना आ गया m, तो m जो है इस केस में आ गया, लास्ट ऑर्बिट कितना है 3 4 5 6 7 7 है, यहाँ भी है 7 है, 7s में है लास्ट। लेकिन बोर के ज़माने में ये पता नहीं था, ये सारी चीज़ें रिसेंट डेवलपमेंट है। बोर के समय में ये पता नहीं था। बोर के समय में पता इतना ही था कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन ए ऑर्बिट वो कितना होता है 2n²। तो यदि ऑर्बिट नंबर n है, या यहाँ पर m² कहेंगे, m यदि 1 है, ये 1 2 ऐसे बढ़ते चला जाएगा, 3, तो इसमें 2 होंगे, इसमें कितना हो जाएगा 2 4 8 हो जाएगा, इसमें 16 हो जाएगा, और आगे बढ़ेगा तो इसमें हो जाएगा 3 3 9 दूनी 18, नेक्स्ट आएगा तो 32, उसके बाद नेक्स्ट आएगा तो 50। अब जो है सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते चले जाइए। देखिए बोर के ज़माने कैसे बात कर रहे हैं, पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 18, तीसरा में, उसके बाद में 18 के बाद कितना है 32, 32 के बाद में गिन लीजिए कितना हो गया, 100 हो गया क्या, 8 2 10, 10 और इधर 30 20 50, 10 50 यहीं तक 60 हो गया, 60 और ये 40, ये 40। ये बोर एरा का जो है बात कर रहे हैं, अभी का नहीं, अभी ये सही नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे, तो आप यहां से देख लीजिए m कितना है 3 4 5 5। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बोर इफ एटम दिस एटम फॉलोज बोर्स मॉडल। अब बोर का कौन सा मॉडल, एक्चुअली ये भी बोर का मॉडल तो नहीं है, लेकिन उस जमाने में यही सभी लोग सोचते थे। बोर का मॉडल तो बस ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है सो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये तो बोर का मॉडल नहीं। लेकिन बोर के समय में यदि कैलकुलेशन करते तो m 5 आता। यदि बोर मान लीजिए बैठ के कैलकुलेशन कर रहा हो तो 5 लिखता, और यहाँ पर जो है सो 5 लिख देता, तो 5 का स्क्वायर 100, तो 1/4 आता है, ये 1/4 आता है। लेकिन अभी यदि हम कैलकुलेशन करने के लिए बोला जाएगा तो m 7 लिखेंगे, और तब 7² 100, तो जो भी आता 49/100, ऑलमोस्ट डबल का फर्क है ना, n का वैल्यू जो है सो डबल का फर्क है। तो यही है आंसर। तो आप बोर का मॉडल लिखता है तो आप इसको लिख सकते हैं, मैंने कि यही ठीक है, सब कुछ बोर के जमाने का। लेकिन सच्चाई ये है कि इतना सारा इलेक्ट्रॉन रहेगा तो बोर का मॉडल काम ही नहीं करता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, बोर का मॉडल एक्चुअली काम करता है, तभी काम करता है और ओनली 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो काम करना बंद कर देता है, प्रॉब्लम ये है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जैसे कि हाइड्रोजन है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। हीलियम है, आप बोलोगे इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक मैंने आयनाइज कर दिया, एक को भगा दिया। लिथियम है, इसमें तो 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 को भगा दिया। हाइड्रोजन, बेरिलियम, इसमें 3 भगा देते हैं। ऐसे करके काम करता है, इस सब के लिए काम करेगा। इसको कहते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम, इस सब के लिए काम करेगा, क्योंकि उसके पास अब एक ही इलेक्ट्रॉन है। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहता है तो चार्जेज का स्केलिंग वगैरह होने लगता है, और वो उतना फील नहीं करता है। जो हम उसका रेडियस निकालते हैं, वो फोर्स जो हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि ये कूलम फोर्स है, जो Z²/4πε0 r², ये जो है सेंटीपिटल फोर्स दे रहा है, ये काम नहीं करने लगता है, क्योंकि ये इतना बड़ा फोर्स फील ही नहीं करता है। एनीवे, ये सभी बात की बातें। तो ये था क्वेश्चन बोर्स थ्योरी से। तो आपका आंसर जो है 1/4 यहाँ लिख सकते हैं। थैंक यू।